नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। पीलीभीत में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। यहां अस्पताल की बदहाल सेवाओं की एक तस्वीर दिखाई दी, जहां पर मृतक के परिवार वाले महिला के शव को एक ठेले पर रखकर घर ले जाने को मजबूर हो गए और ये दृश्य जिसने भी देखा ठिठक गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला पीलीभीत के बिलसंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है और यहां एक मृतक के परिवार वाले शव वाहन न मिलने के कारण मृतक के शव को ठेले पर लादकर सीएचसी से घर ले जाते हुए नजर आए, जबकि अस्पताल प्रशासन को शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करवानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। मजबूरन इस परिवार को ठेले में शव रखकर ले जाना पड़ा। पीलीभीत के बिलसंडा थाना इलाके में 2 दिन पहले एक आगजनी की घटना हुई थी और इसमें एक वृद्ध महिला बुरी तरह झुलस गई थी। इसे इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया था और महिला की मृत्यु हो गई, लेकिन मृतक के परिजनों को शव घर तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई। मजबूर परिवार वाले महिला के शव को ठेले पर लादकर घर तक ले गए। किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इसमें साफ देखा भी जा सकता है कि मृतक के परिवार वाले मजबूरन महिला का शव ठेले पर ले जाने को मजबूर हैं। उन्होंने इधर उधर फोन भी घुमाए, लेकिन उनकी समस्या का कोई हल ना निकल सका। आखिरकार उन्हें ठेले पर शव लेकर ही जाना पड़ा। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार जितना सोच रही है, इसके इतर मातहत योजनाओं को बटा लगाने में जुटे हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब कभी विभागीय अधिकारियों की लापरवाही उजागर होती है, तो वो अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए पीड़ित परिवारों को ही जिम्मेदार बता डालते हैं। प्रदेश में ये कोई पहला वाकया नहीं है, इसके पहले भी लापरवाही के मामले उजागर होते रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो इस जनहित में इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। सीधे रुख कर लेते हैं दिल्ली का। दिल्ली लेकर चलते हैं। तो बीटिंग द रिट्रीट गणतंत्र दिवस के समापन समारोह में ये आयोजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें राष्ट्रपति को आप देख पा रहे हैं। Here we can see the President of India, Srimati Draupadi Murmu, now departing from Rashtrapati Bhavan for Vijay Chowk as the chief guest of today's ceremony. दरबार हॉल से राष्ट्रपति जी प्रस्थान कर रहे हैं। खास और महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आ रही हैं। आंगन की ओर अग्रसर और एक जो प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के साथ ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सैन्य सचिव राष्ट्रपति कैप्टन अभय अरुण फंसालकर, एडीसी लेफ्टिनेंट कमांडर सनिल परुलेकर और मेजर अविनाश। तो बीटिंग द रिट्रीट समारोह की शुरुआत हो चुकी है और जो एक प्रोटोकॉल होता है उसके साथ सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देख पा रहे हैं। बेहद अहम तस्वीर ये। The stately forecourt of Rashtrapati Bhavan, lined with trees and water channels, and this T-shaped forecourt is used for ceremonial occasions. The 31 odd steps going down to the forecourt. तो संगीत समारोह का आयोजन और ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो एक प्रोटोकॉल होता है उसके तहत सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए The President's bodyguard will give the salute.
गणतंत्र दिवस के बाद जो बीटिंग द रिट्रीट ये समारोह का आयोजन किया गया है और विजय चौक जहां पर आगमन हो रहा है देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का। देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़। Exiting the forecourt of Rashtrapati Bhavan, the President's bodyguard, and this beautiful gate looks like lace and filigree from a distance, the iron gates, and the President's bodyguard, the PBG Commandant Colonel Amit Berwal, astride his Mount Glorious, and the second in command, Lieutenant Colonel Ramakant Yadav, astride his mount, Sultan, the senior-most regiment of the Indian Army. In fact, this year's Republic Day celebrations is very special for this elite regiment, as the Angrakshak have completed 250 years of service since their raising in 1773. Excellent military traditions and professionalism, and in the words of the President herself, the Supreme Commander of the PBG, they are the flag bearers of the rich heritage and military culture of our land with discipline. माननीय राष्ट्रपति का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर से रायसीना पहाड़ी से होता हुआ विजय चौक की ओर अग्रसर। उनके घुड़सवार अंगरक्षक कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल की कमान में। और आज के समारोह में अगर हम बात करें संगीत की तो इसके प्रिंसिपल कंडक्टर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विमल जोशी, स्पेशल कंडक्टर मेजर SR भुसाल, स्पेशल कंडक्टर एयरफोर्स फ्लाइट लेफ्टिनेंट लईमा बोकपम रूपाचंद्रा सिंह, ब्यूगलर्स नायब सूबेदार उमेश कुमार, CAPF बैंड कांस्टेबल GD रानी देवी, पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह, एयरफोर्स बैंड वारंट ऑफिसर अशोक कुमार PSM, नेवल बैंड M एंटनी MCBO म्यूजिशियन 2 और आर्मी बैंड सूबेदार मेजर मोती लाल। Also to share with you viewers, tradition of the past finding new life this year, President Draupadi Murmu is reviving a tradition after more than 4 decades, opting to arrive in this majestic horse-pulled buggy, adding a touch of historical grandeur to the celebration. And for drawing the buggy, the selection of the troopers was to wear the scarlet winter ceremonials and ride 2 bay-coloured mounts. And these horses, which are bred at the Army's Remount and Veterinary Corps depots, undergo rigorous and vigorous training to also acclimatize themselves to various sounds of armor and audience sounds. Buglers heralding the arrival of the President of India. तो आप
बेहद खास ये तस्वीरें देख पा रहे थे। ऐतिहासिक विजय चौक की ये बेहद खास तस्वीर है जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही थी। और आपको बता दें, बेटिंग रिट्रीट सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है जिसमें सारी सैन्य जो कर्तव्य हैं, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और आपको बता दें, सदियों पुरानी सैन्य परंपरा का प्रतीक है ये रिट्रीट। बजने पर सैनिक जो हैं वो लड़ना बंद कर देते हैं और इसी परंपरा को निभाते हुए ये एक ऐतिहासिक तस्वीर है, बेहद खास तस्वीर। 29 धुनों की भव्य धूमधाम, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और सीएपीएफ बैंड, और इन धुनों को पेश करने के लिए एक साथ इस समारोह का भव्य आयोजन, ये आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं। सामूहिक बैंड की शंखनाद धुन से शुरुआत। 31 भारतीय धुनों का गवाह ये तस्वीर इस बात को दर्शा रही है। और इस ऐतिहासिक रथ में सवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आप देख पा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस भव्य समारोह में। तो बेटिंग रिट्रीट की शुरुआत आपको बता दें 1950 के दशक में हुई, जब भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने सामूहिक बैंड द्वारा प्रदर्शन के अनूठे समारोह को स्वदेशी रूप में विकसित किया। तो शुरुआत तब से हुई और आज तक इस परंपरा को निभाया जा रहा है एक अलग अंदाज में। तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, देश की प्रथम नागरिक, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी इस कार्यक्रम में। उनकी अगवानी की गई और अब राष्ट्रीय सैल्यूट और राष्ट्रगान। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का आगमन और यहाँ उपस्थित अन्य गणमान्य लोगों का अभिवादन स्वीकारते हुए The President's bodyguard will now be lined up in review order for national salute. कमांडेंट पीपीजी के आदेश पर अब राष्ट्रीय सैल्यूट होगा, राष्ट्रगान बजाया जाएगा एवं राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। Ladies and gentlemen, you are all requested to rise. Those in uniform will salute. अब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रीय सैल्यूट होगा, राष्ट्रगान बजाया जाएगा तथा राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। आप सबसे आग्रह अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, वर्दीधारी सैल्यूट करें।
तो ऐतिहासिक विजय चौक जो है वो कोहरे की चादर से ढका हुआ, लेकिन जो सैन्य सिपाहियों का जज्बा है वो काफ़ी कुछ बयां करता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि ये कार्यक्रम गणतंत्र दिवस समारोह में आयोजित किया गया। 31 भारतीय धुनों के साथ वो धुनें यहाँ पर सुनाई थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, जनहित का रुख कर लेते हैं। आज जनहित में जो मुद्दा है वो है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाल तस्वीर, जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। कुलदीप कुमार हैं, संवाददाता पीलीभीत से जुड़ेंगे, जो घटनाक्रम सामने आ रहा है उसको लेकर अपडेट साझा करेंगे। साथ ही सपा प्रवक्ता विवेक पांडे जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। श्वेता दुबे, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शिवम कश्यप, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और डॉक्टर ए.के. शुक्ला, जो कि पूर्व सीएमओ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अक्सर ऐसी तस्वीर सामने आती है क्योंकि ये सीधा जो है इन अव्यवस्थाओं का सामना जो है वो आम जनता को करना पड़ता है, इसलिए ये मुद्दा जो है बेहद अहम हो जाता है। एक बार अपडेट साझा कर लेते हैं, कुलदीप कुमार का रुख कर लेते हैं, संवाददाता का। कुलदीप, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? कुलदीप, आपको आवाज मिल पा रही है? जी मैम जी, इस मामले को लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है? कोई कार्रवाई, क्योंकि शव को ठेले में रखकर परिजन ले जाने को मजबूर नजर आए, वो तस्वीर सामने आ रही है। क्या स्वास्थ्य प्रबंधन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? सीएमओ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? बिल्कुल सोनी, अगर इस पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो इसमें दो लोगों की बड़ी लापरवाही सामने आती है। पहली लापरवाही पुलिस प्रशासन की है, क्योंकि पुलिस को मृतक के परिजनों के कहने पर शव नहीं देना चाहिए था, पहले शव का पोस्टमार्टम कराना चाहिए था, क्योंकि अगर आने वाले समय में जो परिजन है वो किसी अनहोनी की आशंका जताते हैं तो पुलिस के हाथ खाली होंगे जांच के लिए। वहीं अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो जो सरकारी नियम है उनके अनुसार अगर किसी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में कोई मृत होता है, किसी की मौत होती है, तो उसको ले जाने के लिए सरकार की तरफ से सरकारी वाहनों की व्यवस्था की गई है। जो वहां के अधिकारी हैं, बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी होती है कि व्यवस्थाएं तो बहुत की गई हैं आम जनमानस के लिहाज से अगर देखा जाए, लेकिन वो व्यवस्थाएं अगर मुहैया होती हैं तब वो व्यवस्थाएं उन्हें कहा जा सकता है कि वाकई आम जनमानस के हित में ये व्यवस्था दी गई है और ये व्यवस्था उन्हें मिल पा रही है। कुलदीप, आगे और भी जानकारी साझा करेंगे। हमारे साथ विवेक पांडे जी भी जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता, आपका रुख करते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आपने देखा होगा विवेक जी, लगातार स्वास्थ्य की अव्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए लगातार निरीक्षण की भी तस्वीर, जायजा भी लिया गया। उन अव्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए फटकार भी लगाई गई जिम्मेदार विभाग को और जिम्मेदारों को। बावजूद इसके क्या कमी रह जाती है कि ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पा रही हैं? देखिए सोनी जी, मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं सभी को मैं पहले प्रणाम करूंगा। और ये बात बिल्कुल जायज बात है कि देखिए हमने 108 102 एम्बुलेंस सेवा हमने शुरू करवाई थी, जिसको कि नाम बदलने के साथ पूरी तरह से ठप करने का काम योगी सरकार ने की। मुझे लगता है कि शिक्षा और चिकित्सा दो ऐसे शब्द हैं जिनसे किसी भी राज्य की या किसी भी सरकार के विकास की नीतियों का उद्गम दिखाई देता। और जिस प्रकार से योगी सरकार में लगातार शिक्षा की बात कर लीजिए, चाहे चिकित्सा की बात कर लीजिए, जिस तरह की ध्वस्त तस्वीरें सामने आती हैं, कहीं अस्पतालों में कुत्ते बैठे हैं, कहीं अस्पतालों में सांड बैठा हुआ है, कहीं साइकिल पे ले जाने के लिए मजबूर है, कहीं मोटरसाइकिल पे ले जाने के लिए मजबूर है। मुझे लगता है कि एम्बुलेंस खड़ी चल रही है। कई ऐसे है कई जगह से जहाँ एम्बुलेंस खड़ी है लेकिन चलाने के लिए उनको चालक नहीं मिले। आपने कोविड के समय भी देखा होगा कि किस तरह देवरिया से लेकर अलग अलग प्रखंड स्तरों पे एम्बुलेंस चलाने इतने कर्मचारी बैठ गए थे शिफा को लेकर के। मुझे लगता है कि राजनीति अपनी मर्यादा में होनी चाहिए, लेकिन जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो आवश्यक जरूरतें हैं,
राजनीति अमर्यादित हो गई है, इसी का खामियाजा आम जनता भुगत रही है, विवेक जी। नहीं, देखिए, खामियाजा जनता केवल इसका ही नहीं भुगत रही है, खामियाजा गैर जिम्मेदाराना रवैये का भी भुगत रही है। भाई मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, हमेशा एक वक्तव्य देते हैं कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है। की स्थिति ये है कि आज तक मोदी हो चाहे योगी हो, ये अपना आप को न मुख्यमंत्री समझ पा रहे हैं न प्रधानमंत्री की स्थिति में देख पा रहे हैं। ये आज तक ऐड कीजिए भाई, बैठ करके इनको किन दायित्वों की पूर्ति करनी है, किस तरह से दायित्वों का निर्वहन करना है, ये केवल एक राजनीतिक दल के मंतव्यों को, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गैर जिम्मेदार तरीके से अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको अवहेलित करते हुए, अनदेखा करते हुए केवल चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं। भाई योगी जी लगातार निर्देशित करते हैं लेकिन अधिकारियों की समीक्षा नहीं करते, जो उनकी सबसे बड़ी कमी। अगर समीक्षा की कमी नजर आती है, जिम्मेदारी तय होती। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी छापे मारते हैं, छापे मारने के बाद तस्वीरें भी सामने आती हैं, जो कि एक अच्छे डिप्टी सीएम होने के, अच्छे नेतृत्व का परिचय था कि भाई इतने बड़े पद पर बैठकर भी वो स्वयं जाकर के छापे मार रहे हैं। लेकिन क्योंकि सारी योगी जी के बारे में बखूबी जानते हैं कि योगी जी केवल निर्देश देते हैं, उनकी समीक्षा नहीं करते हैं, और उन समीक्षाओं के न होने का कारण धरातल पर उतरकर समीक्षा भी करनी चाहिए। ठीक बात। श्वेता दुबे जी से इस बात के जवाब ले लेते हैं। श्वेता दुबे जी, आपका रुख करेंगे, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता जी, क्या समीक्षा नहीं की जाती है, इस वजह से ये बदहाल तस्वीर सामने आ रही है कि परिजन को शव ठेले में रखकर ले जाना पड़ रहा है? आप तस्वीरें भी देख पा रही होंगी, ये तस्वीरें आपसे कुछ कह रही हैं। जी, ये बहुत ही खेदजनक घटना हुई है, लेकिन मैं इस बात का सर्वथा निराकरण मतलब खंडन करती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि समीक्षा नहीं की जा रही है। हमारी सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है, लेकिन देखिए ऐसा होता है कि कोई भी चीज 100% नहीं होती है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। पहले की अपेक्षा अब की स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुधार हुआ है, और जैसा आपके पूर्व सपा प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं उनको बताना चाहूंगी कि उनकी सिर्फ एम्बुलेंस सेवा थी, हमने अति विशिष्ट जिसे कहते हैं सुसज्जित एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, और जिसका 3.5 लाख से ज्यादा रोगियों को फायदा भी हुआ है। उसमें चलिए अच्छी बात है, लेकिन वही कहते हैं ना कि अगर 100 को 112 कर दिया गया या 102 और 108 का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, तो यही कहावत निकलकर सामने आती है कि खूंटा बदल देने से समस्याओं का हल हो जाएगा क्या? और अगर हो जाएगा तो होना चाहिए धरातल पर। नहीं, देखिए कई बार आप, जैसा कि आपका वीडियो अभी दिखाया जा रहा था, मैं देख रही थी, उसमें एम्बुलेंस खड़ी हुई है और उसके बगल से वो ठेले में रख के शव को ले जा रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि एम्बुलेंस तो उपलब्ध थी, लेकिन शायद चालक उपलब्ध नहीं हो पाया। तो कई बार मानवीय कमियों से, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है श्वेता जी? और इस समय जो मौसम की स्थिति है, इस सबको भी मद्देनजर रखते हुए हमको इस पर विचार करना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छा वो है, ये बहुत निंदनीय जो हुआ है, ये हम सब के लिए बहुत शर्मनाक है, लेकिन इसके लिए सीधे प्रदेश सरकार को, और जो हमारी प्रदेश सरकार इतना कार्य कर रही है, उसको अगर हम कटघरे में रख देते हैं तो ये न्यायपूर्ण नहीं होगा, न्याय संगत नहीं होगा। अगर आपने 100 काम अच्छे किए या ऐसी योजनाएं जो जनहित में चलाई गई सत्ता पक्ष के द्वारा, और उन योजनाओं का लाभ धरातल पर जिनके लिए ये योजनाएं चलाई गई उनको लाभ अगर नहीं मिल पा रहा है, तो असल मायने में क्या कहा जाए? वाकई क्या संवेदनशीलता यही कहती है? देखिए, मैंने इस बोर्ड में भी ये और कहा, इसीलिए कहा जाता है कि जब एक काम खराब हो जाता है तो सवाल अपने आप उठने शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ ताहिरा हसन जी भी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, और जिसमें तत्कालीन भाई जनहित के लिए अगर कोई व्यवस्था लागू की गई है या व्यवस्थित की गई है, और अगर आम जनमानस को वो व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो हम तो सवाल उठाएंगे, और जनहित इसी बेस पर हम करते हैं। इसमें ऐसे ही मुद्दे उठाए जाते हैं जिनको लेकर हम सीधे सीधे सत्ता पक्ष से ही सवाल पूछेंगे। नहीं, ये बात एकदम सही है, और आपके इस तरह से प्रश्न उठाने से हमारी सरकार और हम जो है इस क्षेत्र में सुधार करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद यही करते हैं। श्वेता जी वापस लौटेंगे क्योंकि और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ताहिरा हसन जी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। ताहिरा हसन जी, संवेदनशीलता एक बहुत गंभीर शब्द है, क्या वाकई ये नजर आ रहा है?
सत्ता पक्ष की देखिए, तरफ से? जिस तरह से एक आम आदमी, मैं कहूंगी कि स्वास्थ्य जो है हमारा, हेल्थ जो है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है और ये इंश्राइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये आखिरी आदमी को, निचली पायदान पे खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में वही ज्यादा जाते हैं और उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाए, बेहतर मिले, इसलिए किया गया है। क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र जो संविधान से चलता है, उसकी यही खूबसूरती है कि जिसके जेब में पैसा है, सिर्फ वही अच्छी स्वास्थ्य सेवा नहीं पाएगा। हर एक को मिलना चाहिए, ये हर एक का राइट है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो यहाँ पर देखिए, एक आदमी जो गरीब आदमी है, जो मार्जिनलाइज्ड है, वो ठेले पे लेके जा रहा है। एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस के चालक क्यों नहीं है सरकारी? उसमें रखने चाहिए, एक्स्ट्रा रखने चाहिए आपको, बिल्कुल, जो वहां पे हों। क्योंकि इन लोगों को, जो हमारे हाशिया का समाज है, जो बड़ा चंक है हमारा, जो मैं कहूंगी 80% जनता है हमारी, इन जनता जनार्दन है, इनको मिलना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती क्या होगी? यही तो बनाई गई थी कि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया। बिल्कुल, तो ये होना चाहिए। और ये किसी सरकार की बात नहीं है, जो भी सरकार सत्ता में होती है, जो भी पार्टी, उससे सवाल पूछा जाता है। ये भी लोकतंत्र का हिस्सा है। तो जो भी होगा, इससे सपा से पूछा गया, इससे पहले तमाम सवाल पूछे गए। कांग्रेस बहुत पहले थे यूपी में, उनसे भी सवाल हेड ऑन लिया गया। ये तो होता है। अब इस समय भाजपा है, तो भाजपा से पूछा जाएगा कि आखिर वहां पे जाए, वहां अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें, सीएमओ पे फिक्स करें अकाउंटेबिलिटी, कि आखिर आपके यहाँ एम्बुलेंस खड़ी है और एक गरीब आदमी लेके जा रहा है, इस देश का नागरिक शव को लेके ठेले पे जा रहा है, तो इसका जवाब दीजिए आप। और इसका जवाब देना पड़ेगा, उनको कटघरे में खड़ा कीजिए, सरकार करे ना। हम सरकार अक्सर बचाव में जुट जाते हैं। हालांकि हमारे साथ डॉक्टर ए के शुक्ला जी भी हैं, ताहिरा हसन जी पूर्व सीएमओ रहे हैं और एक बेहतर अनुभव रखते हैं। डॉक्टर ए के शुक्ला जी, आपका रुख कर लेते हैं, इसके बाद शिवम कश्यप जी का रुख करेंगे। जो अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर अस्पताल प्रबंधन में के द्वारा एक बड़ी लापरवाही बरती जाती है, और ये शायद उसी का नतीजा है जो ये तस्वीर सामने आ रही है। क्योंकि जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो त्वरित एक्शन लेना चाहिए, जो कि नहीं लिया जाता। दबाव और ऐसे मामलों को दबाने की कोशिश की जाती है। क्या अनुभव, क्या यही कहती है जिम्मेदारी कि ऐसा ही करना चाहिए? ए के शुक्ला जी, अनम्यूट करिएगा। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर ए के शुक्ला जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, हेलो लेफ्ट जी साइड में जी जी जी, सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू जी यार। हाँ हेलो, सुन पा रहे हैं डॉक्टर ए के शुक्ला जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं जी। जी आ रही है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस खड़ी थी। ये कोई रिपोर्ट नहीं आई ड्राइवर था या नहीं था। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि एक और शासनादेश है कि शव को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अस्पतालों में शव वाहन उपलब्ध कराए जाते हैं। एक पुराना शासनादेश ये भी है कि शव का ट्रांसपोर्टेशन एम्बुलेंस में न किया जाए। एक ये भी जियो है कि अगर एम्बुलेंस में मरीज जा रहा है, रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है, नियरेस्ट मार्चरी में शव उतार करके शव वाहन से बॉडी भिजवाई जाए। अब इसमें कोई ऐसी रिपोर्ट तो सामने है नहीं। अगर पीड़ित परिवार से संपर्क करने की जरूर कोशिश करेंगे, अगर संपर्क हो जाता है तो सच्चाई आपके सामने होगी, और सच्चाई के आधार पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर ए के शुक्ला जी, हमारा सवाल ये नहीं था, आप सवाल उठा रहे हैं। अक्सर ऐसी तस्वीर, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आप देखिए कि अगर शव वाहन वहां पर होता तो ये परिजन शव वाहन में शव रखकर ले जाते, और शव वाहन था तो ठेले में ले जाने को कैसे मजबूर हुए? किसकी गलती है? था और इन्होंने मांगा था, नहीं दिया, तो पूर्णतः अस्पताल की जिम्मेदारी है, सिस्टम की जिम्मेदारी है। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उनको इतना संवेदनशील होना चाहिए कि किसी के परिवार में मौत हुई है तो उसके कम से कम आप वाहन उपलब्ध करा दें। अगर शव वाहन उपलब्ध है और आप नहीं मरीज को उपलब्ध करा रहे हैं तो ये वास्तव में शर्मनाक बात है, और ये संज्ञान में लिए जाने की बात है। जो भी अधिकारी हैं, सीएमओ हो, जिले के अधिकारी हो, इसमें संज्ञान लें और आवश्यक कार्रवाई करें।
मैंने तो एक नियम की बात बताई कि एम्बुलेंस पे शव न ले जाने का नियम है, उसके लिए कुछ अस्पतालों में शव वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। अब इस शव अस्पताल वाहन में का है ही या नहीं जिक्र ये हो मैं नहीं रहा जानता। है। एम्बुलेंस का जिक्र तो तब होता है जब कोई मरीज होता, अगर उसकी स्थिति बहुत कंडीशन खराब थी और एम्बुलेंस अगर उसे नहीं मुहैया होती तो हम उस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उस पर भी सवाल उठाते हैं क्योंकि अक्सर वो तस्वीर भी सामने आई है जिसको लेकर हमने चर्चा की है। बदहाल तस्वीर है और इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? अक्सर जो सीएमओ होते हैं, जो इस पद पर होते हैं, जिनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है उस व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए, पूरा अस्पताल प्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार है। नहीं, अस्पताल का चिकित्सक जो सीएमएस अस्पताल के होते हैं, जो मरीज का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर, उनकी जिम्मेदारी होती है जी। कि वो एम्बुलेंस के शव वाहन के लिए पत्र भेजें और शव वाहन उपलब्ध कर दिया जाए। कई बार होता है कि जो पेशेंट होते हैं वो अपने आप ले जाते हैं व्यवस्था करके, लेकिन कुछ लोग जो गरीब हैं नहीं ले जा सकते, उनको सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको शव वाहन उपलब्ध कराएं और गंतव्य तक पहुंचाया जाए। क्योंकि मैं भी कई वर्षों तक सीएमओ के पद पर रहा हूं और चलिए आपका भी अनुभव साझा करेंगे। बॉडी शिवम कश्यप हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। शिवम कश्यप जी, आपका रुख करेंगे। किसकी लापरवाही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर? देखिए मैडम, जहां तक पूरा मामला संज्ञान में आया है तो इसमें जो स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही बहुत ज्यादा समझ में आ रही है मुझे, और ये बहुत खेद का विषय है और अमानवीय है पूरी तरह से। किसी ने अपना परिजन खोया है और उसके साथ लोगों की संवेदनाएं नहीं रही है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और इस पूरे प्रकरण में जहां तक, क्योंकि मेरे जनपद पीलीभीत से ताल्लुक रखता है, तो मेरे द्वारा समय समय पर सबको अवगत कराया जाता है। तो इस पूरे प्रकरण में जहां तक मेरा मानना है कि जिला अधिकारी की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका जनपद में होती है, तो जिला अधिकारी जी को इस पे पूरे मामले पे संज्ञान लेकर शासन को इस पे की पूरी रिपोर्ट से अवगत कराना चाहिए स्वास्थ्य महकमे को। और यदि वो नहीं कर पा रहे हैं या करते हैं या नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन इस पूरे प्रकरण को ब्रजेश पाठक जी जो उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य महकमे के मालिक हैं इस समय, मेरे द्वारा उन्हें जल्द ही अवगत कराया जाएगा। और उनके ओएसडी जी को मैं भली भांति परिचित हूँ, तो मेरे द्वारा प्रमुखता से इस पूरे प्रकरण को अवगत करा के उन लोगों के प्रति न्याय, जो कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है, तो उनके प्रति न्याय जरूर दिलाया जाए। चलिए, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं और निभा रहे हैं। जिस तरीके से आपने ये आश्वासन दिया, हालांकि इसी तरीके का आश्वासन की उम्मीद श्वेता जी से भी करेंगे। इस बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। मेरठ से उमेश जैन जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। हाँ जी, नमस्ते मैडम। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार उमेश जी। मैं ये कहना चाह रहा था जी कि हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत खस्ता है। यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता है। गरीब आदमी मर रहा हो तो मरता रहे, कोई एम्बुलेंस नहीं देता है, कोई इलाज नहीं कराता है, किसी भी प्रकार की इसीलिए इस मुद्दे को जनहित में उठाया है उमेश जी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और के न्यूज में अपनी बात को रखने के लिए। अगले दर्शक मनोज जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं मनोज जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जनहित में आपने मुद्दा उठाया, ये बेशक बहुत अच्छा मुद्दा है और ये जरूरी है इस टाइप की मुद्दे को उठाना, जिससे कि जनहित में लोगों का नुकसान ना हो। मेरा कहने का ये है कि सरकार अपनी तरफ से कार्य करती है, अपनी योजनाओं को देती है। स्वास्थ्य सेवाएं सरकार में अभी पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हुई है, लेकिन कुछ ऐसी प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती है जिस कारण ये ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है। तो उस चीजों से हाँ जनता का बेशक नुकसान होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जिनकी लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा जनता को नुकसान अगर ठोस कार्रवाई हो तो शायद ये तस्वीर ना दोहराए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। ये दर्शकों की राय है जो निकलकर सामने आ रही है कि प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी है जो कहीं ना कहीं जब इस तरीके का घटनाक्रम सामने आता है उचित कार्रवाई नहीं होती और उसी का नतीजा है कि ऐसे मामलों में इजाफा देखने को मिलता है। डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी, क्योंकि ये दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने इस बात का जिक्र किया, ये प्रशासनिक व्यवस्था है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, तो ये कैसी व्यवस्था है थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हॉस्पिटल का जिम्मेदारी वहां के इंचार्ज सीएमएस के ऊपर होती है। सीएमएस और सीएमओ एक ही स्तर के अधिकारी होते हैं।
तो अस्पताल के अंदर के प्रशासन की सारी व्यवस्था सीएमएस की है, नंबर 1। नंबर 2, जिस जगह इलाज करा रहा है, जिस डॉक्टर के अंदर इलाज करा, उस डॉक्टर की जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर मरीज की मृत्यु होती है तो उसका प्रॉपर वाहन उपलब्ध कराएं, शव रखने की व्यवस्था कराएं और उचित डिस्पोजल कराएं। इससे कोई भी अस्पताल जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। एम्बुलेंस नहीं है, वाहन नहीं है, ड्राइवर नहीं है, इसके लिए जिम्मेदारी तो सीएमएस की है। जो कह के सीएमएस नहीं बच सकते, डॉक्टर नहीं बच सकते, तो हमारी व्यवस्था नहीं थी। तो आप लिखा पढ़ी में ले आइए, आप पार्टी में शिकायत करिए। यू कैन नॉट ओनली से कि नहीं साहब व्यवस्था नहीं थी, हमें नहीं पता। आप सीएमएस हैं, हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं, जिले में बड़ा अस्पताल है, ठीक बात, तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कुलदीप कुमार का रुख कर लेते हैं। कुलदीप, यहाँ पर क्या सीएमएस और सीएमओ से किसी से बात हुई अस्पताल प्रबंधन में? जो डॉक्टर जिसके अंडर में इलाज चल रहा था, क्या उससे बातचीत हुई? क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया? अनम्यूट करिएगा। कुलदीप, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट करिए जी। सीएमओ से इस पूरे मामले को लेकर बात की गई है और सीएमओ ने कहा है जैसे ही वीडियो संज्ञान में आया है, अधिकारियों को जांच के निर्देश दे दिए गए हैं और आज ही उस दौरान जितने भी अधिकारी सीएचसी बिलसंडा पर मौजूद थे, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पीलीभीत में 9 सीएचसी हैं और 29 सीएचसी हैं, लेकिन सब वाहनों की संख्या मात्र 3 है, जिसमें एक सब वाहन मेडिकल कॉलेज में लगा हुआ है और बचे हुए जो 2 सब वाहन है वो सीएमओ ऑफिस में धूल फाक रहे हैं, क्योंकि सालों से उनका फिटनेस टूटा हुआ है और पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, जिस वजह से पीलीभीत में सब वाहन है ही नहीं, जिसका खामियाजा लगातार आम जनता को तब तो लाजमी है ये तस्वीर आना। शुक्रिया कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। रुक कर लेते हैं, हमारे साथ श्वेता दुबे जुड़ी हुई हैं, बीजेपी प्रवक्ता। इसके बाद विवेक पांडे जी का रुख करेंगे। श्वेता जी, अगर देखा जाए यहाँ पर जब सीएचसी और अस्पतालों की कितनी संख्या है, हमारे संवाददाता ने आपको बताया, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 शव वाहन हैं जो मुहैया कराए गए हैं, कैसे संभव होगा? जी देखिए, ये स्थानीय स्तर पर जो अस्पताल है उसमें सब वाहन की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है और ये तो आपको पता ही है कि पहले की अपेक्षा स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ी सुधरी है, लेकिन अभी भी हमारा अनुपात उतना नहीं हो पाया है जितने लोगों को आवश्यकता है, उतने स्वास्थ्य कर्मी और सेवाएं हम नहीं उतनी उपलब्ध करा पाए हैं। लेकिन फिर भी इस जो ये प्रकरण हुआ है इसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि ये नजीर बने और लोगों में संवेदनशीलता जागे। और इसके साथ साथ ये प्रशासन का भी कर्तव्य है कि वो सब वाहनों की संख्या को बढ़ाए, क्योंकि हमारी सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं अगर वो निचले स्तर तक नहीं पहुंचे, आम जनता तक नहीं पहुंचे और जो मातहत हैं वो जिम्मेदारी से जब काम नहीं करेंगे, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है श्वेता जी, और जब इस तरीके की तस्वीर सामने आती है और कोई उचित कार्रवाई नहीं होती प्रशासनिक स्तर पर भी, तो ऐसी ही तस्वीर सामने आएगी। बिल्कुल, हमारे 9 टोल फ्री नंबर है जिसमें कोई भी साधारण कॉल करके ये अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो ऊपर शिकायत करा सकते हैं और मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को ये चीज पता भी है और ये अवश्य करना चाहिए, लेकिन उन शिकायतों का समाधान नहीं होता उन शिकायतों का। श्वेता जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, सुरेश अवस्थी जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं। पहले सुरेश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सुनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो घटनाएं घट जाती हैं, मृत हो जाती है जमीन मरीजों की, उस पर मुहैया नहीं करा पाते हैं एम्बुलेंस को, इसमें कहीं न कहीं सरकार तो कह रही है कि सेवा धरातल पे उठ रहे, जनता को कोई दिक्कत ना हो, मगर वहाँ पे जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं वो लापरवाही करते हैं। उनको लापरवाही नहीं करना चाहिए। डिप्टी सीएम विजय पाठक जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको चाहिए जमीनी स्तर से काम करें। जो सीएमओ काम नहीं करता है उसको उस सीट से बेदखल करें, दूसरे को वहाँ पे बैठाना, जो जिम्मेदारी से काम निभा रखा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और ये राय साझा करने के लिए ज़मीनी हकीकत है शायद, और इस ज़मीनी हकीकत से आम जनमानस पूरी तरीके से मुखातिब हो चुका है। वो जानता है कि व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं और किस तरीके से वो व्यवस्थाएं आम जनमानस को उपलब्ध हो पा रही हैं, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। विवेक जी, आपका रुख करेंगे। विवेक जी, जैसा कि अभी श्वेता जी ने कहा, बहुत सारे टोल फ्री नंबर हैं जिसमें जो आम जनमानस है, जो अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है, किसी को वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। क्या इतनी पहल से या इन व्यवस्थाओं से ये सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी? विवेक जी, चलिए वापस से रुक करेंगे। मुझे लगता है विवेक जी, अगर आप सुन पा रहे हैं। देखिए सोनी जी, जी सुन पा रहे हैं विवेक जी? कंटिन्यू। चलिए, संपर्क टूट गया है। अगर वापस से जुड़ते हैं तो जरूर संपर्क में रहेंगे। हमारे साथ ताहिरा हसन जी भी जुड़ी हुई हैं। ताहिरा हसन जी, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। सबका साथ सबका विकास का जो दावा है सत्ता पक्ष का या हमारी सरकार का, वो कैसे सार्थक होगा अगर धरातल पर आते आते ये व्यवस्थाएं इस तरीके से आम जनमानस तक पहुंचेंगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल फिक्स की जानी चाहिए। और अभी जैसे एक आपके पैनलिस्ट थे, वो कह रहे थे कि मैं ब्रजेश पाठक जी तक ये पहुंचाऊंगा। बिल्कुल आपकी चैनल के माध्यम से ये पहुंचना चाहिए और अकाउंटेबिलिटियां फिक्स होनी चाहिए। जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, एक्शन नहीं लिया जाएगा, इसी तरह से बात होती रहेगी। अभी लखनऊ में कितने 6 महीने हुए होंगे कि जो एक महिला के बच्चा हो गया था, एम्बुलेंस नहीं मिली थी, गवर्नर हाउस के सामने हो गया था। कोई पुरानी बात नहीं है। तो ये बराबर चल रहा है। स्वास्थ्य, मैं फिर कहूंगी, ये फंडामेंटल राइट है एक एक जन का, एक एक भारतवासी का। जब मैं कहती हूँ, मैं वो प्रिविलेज क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ मार्जिनलाइज्ड हाशिया के समाज की, मैं बात कर रही हूँ गरीब समाज की, जो हमारे यहाँ है, जो एग्जिस्ट करता है, उसकी बात कर रही हूँ। जो टेलीफोन करना, अपनी शिकायत दर्ज करना, जिसके लिए रिमोट विलेजेस एरिया में मुमकिन नहीं है, यहाँ पे लोगों ने औरतों के साथ काम किया होगा। मैं एक्चुअली वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, तो मैंने तो सब देवरिया, बलिया, इनके रिमोट एरियाज में काम किया है जी। गाजीपुर, आजमगढ़। तो आप वहां पे देखिए, तो इन एरियाज में हमारी महिलाएं उतनी वोकल भी नहीं है, उन्हें उतना पता भी नहीं है। जब वो काफी बीमार होती है तब वो शहर की तरफ चलती है। बिल्कुल। और फिर उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, जो राजनीति की दशा और दिशा को भी देखिए तय करता है, बिल्कुल, उधर आती हैं हमारी महिलाएं, उस राजधानी में आती हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आप स्वास्थ्य की सेवाएं उस तबके को पहुंचाएं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहता है, और सरकारें भी चाहती हैं। लेकिन अगर गलतियां हैं तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए, सीएमओ को कीजिए, और वहां जो डॉक्टर्स है, जो स्टाफ है, सबको आप कीजिए, सबके ऊपर सबको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके दंडित कीजिए। नजीर बनेगी, दोबारा नहीं होगा ये। अगर आप नहीं करेंगे तो ये रिपीट होता रहेगा, और वो सोचेगा अरे आज हमको सस्पेंड किया, कल फिर हम आ जाएंगे, और फिर इससे भी हम लापरवाही करके अपना मोर्चा सामने करके दिखा देंगे। देखिए, संवेदनशीलता अगर नहीं है लोगों में तो फिर दंडित करना पड़ेगा। बिल्कुल, वरना खुद संवेदनशील होना चाहिए वहां पे जो भी स्टाफ है, कि अगर ये महिला है, ये शव वाहन भी नहीं बुलाने की कैपेबल है और ठेले पर रख के ले जा रही है, आप उनकी व्यथा देखिए। बिल्कुल, सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी ये धूमिल तस्वीर जब सामने आती है, और जब कहा जाता है विकसित भारत, विकसित भारत की ये धूमिल तस्वीर है जो पलीता लगाती है उस सोच को जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो मुझे लगता है इसमें समीक्षा भी करने की जरूरत है। निरीक्षण के साथ साथ लगातार जायजा लिया जाता है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाल तस्वीर को लेकर, लेकिन इसके बावजूद भी ये स्थितियां सुधरने का नाम नहीं ले रही। एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं। ताहिरा हसन जी, देशमुख जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है। देश बंधु, माफ कीजिएगा, जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। ये गोविंद नगर में सरकारी अस्पताल में हम गए थे, वहाँ बताते डॉक्टर ही नहीं तो इलाज क्या करेंगे। ठीक बात।
जब डॉक्टर ही नहीं होगा तो इलाज कैसे होगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम वापस लौट गए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह राय साझा करने के लिए। श्वेता जी, भाई कैसे चलेगा, जहां पर डॉक्टर हैं वहां पर इलाज सही से नहीं हो रहा है, जहां वाकई डॉक्टर्स की उपलब्धता ज़्यादा होनी चाहिए और कोसों दूर भटकना पड़ जाता है आम जनमानस को। अगर गांव का जिक्र करें तो सबका साथ सबका विकास कैसे संभव है। सोनी जी, मेरी आवाज आ रही होगी? पूछना चाह रही हूँ ना कि ये जो जिन्होंने दर्शक ने ये बताया कि वहाँ डॉक्टर नहीं है, तो उसके लिए ये लोग कुछ कर रहे हैं, कोई शिकायत कुछ ऐसा कि शासन तक ये खबर तो पहुंचे कि वहां पे डॉक्टर नहीं है और वहां पर जनता, आम जनता परेशान हो रही है। ये सूचना देने का अधिकार तो आम जनता का ही है ना, इनको ये सूचना ऊपर तक पहुंचानी चाहिए किसी भी तरीके से। जी, आप भी जानती हैं जो सिस्टम है, मुझे लगता है आज का आम जनमानस इतना जागरूक हो चुका है अपनी उन योजनाओं को लेकर कि अगर उनका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, हाँ एक तबका है ऐसा जो अभी इतना ज़्यादा नहीं जानता या इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है कि वो शिकायत कर सके, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग ये कहा जाए कि वो अपना अधिकार भी जानते हैं और अधिकारों के खिलाफ अगर वो अधिकार उन्हें नहीं मिल रहा है तो वो शिकायत करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। शिकायत उस समस्या का समाधान नहीं होता। तो ऐसी तस्वीर सामने आ रही है और ये कैसे संभव होगा। श्वेता जी, हमारे साथ विवेक पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, आपका रुख करेंगे, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, फाइनल कमेंट आपका। ठीक है विवेक जी। जी सोनी जी, मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कहूंगा कि जब हमारी सरकार थी, हमने 300 एसी नई एम्बुलेंस को, जो कि स्वचालित एक तरह से उसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स रहते थे परमानेंट, जो गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सेवा शुरू गई थी। 300 एसी मेडिकल के लिए हमने एम्बुलेंस 102 की सेवाओं में जोड़ने का काम किया था, जिसके बाद वो संख्या 1772 हो गई थी। प्रत्येक जिले में लगभग 4 से 5 एम्बुलेंस देने का काम हमने किया था और उद्देश्य केवल ये था कि गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को किसी भी आपातकालीन स्थिति में कम से कम ऐसी सेवाएं मिल सके जिसके कारण उन्हें ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़ सके, उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या न उत्पन्न हो। चूंकि वो भी कम था, मैं इसको भी स्वीकार करता हूं, 75 जिलों के हिसाब से उत्तर प्रदेश के एक बड़ी जनसंख्यात्मक दृष्टि के अनुसार, गांव की नैसर्गिक आवश्यकताओं के अनुसार हमने उसको प्रयास किया था बढ़ाने का। लेकिन आज जो स्थिति है, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कई एम्बुलेंस जो है वो खड़ी है। संविदा पे आप ड्राइवर रखते, कर्मचारी रखते, उनको समय से तनख्वाह ना मिलने के कारण वो अपने कार्यों के प्रति उदासीन है। और उससे बड़ी बात मैं कहूंगा, ये वास्तव में तय करने वाली बात है कि जो जिम्मेदार डॉक्टर होते हैं उसमें अधिकतर ऐसे क्यों होते हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस में निहित होते हैं। आप किसी भी अस्पताल का, सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण करिएगा कभी, आज तक बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं हो पाया अटेंडेंस को लेकर के। बस उसका कारण यही है क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस प्रभावित होती है। मैं खुद आपको कई ऐसी जगह दिखा सकता हूं, खुद ब्रजेश पाठक जी ने कई बार ऐसी स्थिति को पकड़ा हुआ है। ये तस्वीर तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सरकारी पद पे बैठ करके 7वें वेतन आयोग का लाभ ले रहे हैं उस जनता के टैक्स के पैसे से। बिल्कुल ऐसा ही है, ये जमीनी हकीकत है और मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा सत्ता पक्ष को भी ध्यान देने की जरूरत है, समीक्षा करने की जरूरत है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। फिलहाल ये एक बड़ी समस्या है जिसका हर रोज कोई ना कोई सामना करता है और ऐसी ही बदहाल तस्वीर सामने आती है जो कहा जाता है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बेहतर हुई हैं, उसकी बदहाल तस्वीर पर हम बात कर रहे हैं। इसी के साथ जनहित पर फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ संध्या।